नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद 25 मार्च से 27 मार्च तक पचमढ़ी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मंत्रिमंडल के साथ चिंतन शिविर में बैठक किए। मंत्रियों के पहुंचने से पहले ही चिंतन शिविर के लिए निर्धारित जगह पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी। वहीं नेताओं के पचमढ़ी पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू है। पचमढ़ी की चंपक झील के पास मैदान और पेड़ों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक किया। शासन प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पचमढ़ी प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां सीएम मंत्रिमंडल के साथ चिंतन शिविर में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चर्चा की और आगामी चुनावों की रणनीति भी बनाई। 23 की रणनीति तो जनता ने बना के रखी है। आपने अभी 5 प्रांतों का देखा होगा, वही दोहराया जाएगा मध्य प्रदेश में। पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ही लेकर काम नहीं करती है, वो विकास को भी लेकर काम करती है, वो जनता को सामने रख के काम करती है और हम सदैव जन सेवा में जुटे रहते हैं। अभी आपके सामने कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी निकल के गई। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह नड्डा जी से हमारे बीडी भाई तक सभी लोग मनसा वाचा कर्मणा जन सेवा में लगे। आपको कभी कोई सोनिया जी या राहुल जी नहीं दिखे होंगे या कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी किसी अस्पताल में नहीं दिखे होंगे, सिर्फ ट्वीट करते दिखे होंगे और इसलिए जनता ने उन्हें ट्वीट तक सीमित कर दिया। शिवराज सिंह जी की सरकार है और सदैव मंथन से अमृत निकलता है। नवाचार देश के कई प्रदेशों ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। हमारे प्रदेश से निकली थी लाड लक्ष्मी योजना, हमारे प्रदेश से कन्यादान योजना, संबल की योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जो हमारे प्रदेश में और देश ने अंगीकार स्वीकार किया। और मंथन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के समूहों की समितियां बनाई। सभी 14 समूहों की बैठकें हो चुकी हैं। सभी अपना अपना प्रेजेंटेशन 2 दिन पचमढ़ी में अपने अपने बैठक का रखने वाले हैं और मेरी इस व्यक्तिगत मान्यता है कि इस जो मंथन में सार निकलेगा वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, गांव गरीब किसान की और झुग्गी झोंपड़ी के इंसान के लिए विकास की योजनाएं इससे निकलने वाली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए शिवराज समाज के सभी वर्ग को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम वादों की झड़ी भी लगा रहे हैं। भोपाल में अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश की। वहीं शिवराज ने कहा कि मैं प्रदेश के बेटे बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि लगभग 1 लाख सरकारी भर्तियां और निकाली जाएंगी। जब जो पुलिस की 6000 भर्ती निकलेंगी उसमें हमने तय कर दिया है कि 50 नंबर लिखित परीक्षा और 50 नंबर फिजिकल टेस्ट के होंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उद्यमी बहनों की सहायता हेतु हम 100 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना कर रहे हैं। महिला उद्यमियों के लिए भोपाल और इंदौर में अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। हमने तय किया कि शिक्षकों की नौकरी में बहनों को 50% आरक्षण मिलेगा। जब मैंने तय किया कि पुलिस भर्ती में बेटियों को 30% आरक्षण मिलेगा तो बहुत विरोध हुआ था, लेकिन आज जब पुलिस की यूनिफॉर्म में बेटी डंडा उठाती है तो अपराधी कांप जाते हैं। का मतलब एक सरकारी नौकरी वो हम निकाल रहे हैं। अभी तक 44,000 भर्तियां हम कर चुके हैं और मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के बेटा बेटियों को कि लगभग 1 लाख पदों पर और भर्ती की जाएगी। अभी आपने देखा पुलिस के फिर से निकल गए, 6,000 की भर्ती हो गई। प्रदेश के विकास का रोड मैप बनाने और साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पचमढ़ी में आज और कल यानी शनिवार और रविवार को मंथन करेंगे। शुक्रवार रात 9:15 बजे भोपाल से बस से रवाना हुई शिवराज टीम ने रात 10:30 बजे बरेली के पास एक होटल में डिनर किया।
डिनर के बाद देर रात पूरी शिवराज कैबिनेट पचमढ़ी पहुंची। बस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट सदस्यों से कहा कि हमारी टीम हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ टीम है। कोविड के समय में जो हमने काम किया वो अद्भुत है। हम चिंतन बैठक में 1.25 साल का ऐसा रोड मैप बनाएंगे और उस पर अमल करेंगे जिसे पूरा देश देखेगा। आत्मनिर्भर और सशक्त मध्य प्रदेश हो, सच में इस भाव से हम चल रहे हैं। पचमढ़ी में पूरी टीम एक दिशा में जल कल्याण के लिए सोचेगी और विचार करेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सामने कुछ समस्याएं हैं, उसके समाधान का रास्ता निकालेंगे। फिर हम और तेजी से कैसे प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएं, समाज के हर वर्ग को कल्याण कैसे करें, उसकी रूपरेखा बनाएंगे। मित्रों, चिंतन बैठक में आप सबका स्वागत है। बिना किसी ताम झाम के कई बार मंत्रियों की बैठक होती है तो एसी टेंट, डोम, पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करने की कल्पना होती है, लेकिन हमने तय किया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थिति अपनी पचमढ़ी, इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर इस प्राकृतिक वातावरण में बिना आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे। कल शाम तक हमारा चिंतन चलेगा और लगातार हमको सोचना भी है, फैसले भी करने हैं। गहराई से चिंतन होगा और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। और इसलिए मेरा कहना है कि 2 दिन सारी चिंताएं छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें। हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा यही केंद्रित करें। मैं प्रारंभ में एक बात कहना चाहता। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के संभावित गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी के खिलाफ 10 क्षेत्रीय पार्टियों के संभावित गठबंधन पर सिंधिया ने कहा कि देश में केवल एक ही फ्रंट है, जनता का फ्रंट। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जनता के फ्रंट के एक एक व्यक्ति के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी ने जो सेवा भाव के आधार पर कार्य किया वह सराहनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि अंत्योदय की हमारी सोच है, एकमत मानववाद पर ही विश्वास रखकर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास रखकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। प्रतिनिधियों के साथ एक अच्छी लंबी बैठक हमारी हुई है ग्वालियर के विकास और प्रगति के विषय में। जो मैंने आपको पिछली बार ब्रीफ किया था कि पानी के सप्लाई पे और स्वच्छता पर, जरा इमरती जी जरा शांत हो जाएंगी। इमरती जी, पिछली बार की बैठक में पानी के सप्लाई पर और स्वच्छता पर विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई और कार्य योजना भी बनी है। तो आज पहले उस विषय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर बड़ी लंबी चर्चा हमारी हुई है। उसमें 3-4 चीजें सामने आई हैं और मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। स्वच्छता के विषय पर पहले तो हमने कहा था कि हर वार्ड में हम लोग बोर्ड लगाएंगे कि हर वार्ड की क्या स्थिति है स्वच्छता के विषय में। तो ये रैंकिंग का सिस्टम 66 वार्ड ग्वालियर के हम लोग 10 अप्रैल को शुरू करने वाले हैं। हर वार्ड में बोर्ड लगेगा कि स्वच्छता के विषय में वो वार्ड कौन से रैंकिंग पर पहुंचा है और उसी के साथ जो हम लोग ने संकल्प लिया था स्वच्छता का, उसका बोर्ड भी उसी के साथ वहां लगेगा। दूसरी बात है कि माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि हमारे सफाई कर्मचारियों की मेडिकल चेकअप होनी चाहिए हर 6 माह
या कम से कम साल में एक बार। तो हमने ये निर्णय लिया है कि पहला राउंड करीब हमारे 3000 सफाई कर्मचारी हैं, उनके मेडिकल चेकअप का पूर्ण स्थिति करीब 15 से 20 अप्रैल तक पूरा राउंड पहले चेकअप का समाप्त हो जाना चाहिए और फिर अगला राउंड होगा 6 महीने बाद। तीसरा मुद्दा था हमारे सीवर की जो योजना है उसकी सफाई के प्लान के बारे में। अब 4 हमारे प्लांट्स बन रहे हैं सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, पर इनका कमिश्निंग का तारीख और उसका रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शेजवलकर साहब ने उठाया था। तो हमने एक एनक्रोचमेंट है उसका भी हम लोगों ने एक समीक्षा लिया है और इसके लिए भी हम लोग प्लान बना रहे हैं। और उसी के साथ आगे की जो कार्य प्रणाली है, एक तो हमारे स्वर्ण रेखा का जो एलिवेटेड रोड जो मेरा स्वयं की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका टेंडर लग चुका है और 15 मई तक टेंडर फाइनल हो जाएगा। 1000 बिस्तर का अस्पताल आने वाले समय में हमने मांगा है कि इसमें मानव संसाधन की जो जरूरत है इसका प्रस्ताव प्रदेश सरकार के लिए हम लोग बनाएं और माननीय सांसद जी और हम दोनों इस पर कार्य करेंगे। जिवाजी यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, इसकी जमीन आवंटित की गई है। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसकी लीज की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसके बाद जिवाजी यूनिवर्सिटी इस पर कार्य करेगी। रेलवे स्टेशन का जो एक नई योजना है उस पर माननीय सांसद जी और हम दोनों कार्य कर रहे हैं। मेरी रेल मंत्री जी से बात हुई थी, मई के महीने में टेंडर उसका भी लग जाना चाहिए ताकि उसके बाद उसका कार्य भी हम लोग शुरू करें। इसी के साथ जो नवीन एयरपोर्ट है, आप लोगों को मालूम ही है कि उसका टेंडर भी लग चुका है, दीवार का कार्य भी करीब 35% हो चुका है और अगले 1.5 माह के अंदर उसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हम लोग ग्वालियर में भव्य रूप से करेंगे। का भी हमने समीक्षा की है जो कार्य करना है, और लोक निर्माण विभाग का भी और जीडीए का भी, और इस पर भी हमने आदेश हमारे तरफ से कई दिए हैं। मैंने ये भी कहा है कि जो हमारे ग्वालियर का संपूर्ण शहरी क्षेत्र का सड़क का नेटवर्क है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। करीब 2595 किलोमीटर का हम लोगों का शहर का नेटवर्क है, जिसमें से 2285 किलोमीटर नगर निगम के अधीन आता है और बाकी पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, एमपीआरडीसी और जीडीए और दूसरों के अधीन आता है। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसकी समीक्षा मैंने कहा 1 मई की होना चाहिए कि कौन सा सड़क वर्तमान में ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है और सी ग्रेड का है, और फिर उसका मरम्मत और रखरखाव और मेंटेनेंस का कार्य की एक रेडी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ताकि ये स्थिति न हो कि इतनी दुर्गति हो कि आप लोग उसे फिर प्रकाशित करें और फिर हमारे सूचना में आए और फिर उस पर हम लोग कार्य करें। तो प्रशासन को भी तीव्र गति से उस पर कार्य करना चाहिए। हमने इस बार हमने ट्रैफिक प्लान पे भी हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है कि ग्वालियर के ट्रैफिक प्लान को हम लोग कैसे और सुदृढ़ बनाएं। इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स जो हम लोग ने मल्टी लेवल पार्किंग बनाए हैं उसकी समीक्षा हम लोग ने की है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, और इसी के साथ नए पार्किंग स्लॉट्स और हमारे ऑटो और बसेस के लिए भी एक नियंत्रण रूप की योजना हम लोग बना पाएं, ताकि ट्रैफिक के सिचुएशन पर भी हम लोग ग्वालियर में नियंत्रण रख पाएं। कई ऐसे जगह हैं, क्रॉसिंग्स हैं जहां बिजली के खंभे लगे हुए हैं और उसके आधार पर ट्रैफिक सड़क के बीच में ही खंभा लगा हुआ है और ट्रैफिक उससे गति अवरोधक के रूप में वो ट्रैफिक के लिए पैदा हो जाता है। तो ऐसे 40 पोल्स हैं जो हमने रेखांकित किए हैं, करीब 20-25 लाख रुपए लगेगा। हमने कहा है कि 15 अप्रैल तक ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए और पोल्स को शिफ्टिंग ये 40 पोल्स के अगले 15 दिन के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो जानी चाहिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीख को एक बार फिर से बदल दिया है। 17 अप्रैल को होने वाली ये परीक्षा अब 24 अप्रैल को ली जाएगी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एक निर्देश भी जारी किया। इसमें बताया गया
कि 17 अप्रैल को ईस्टर का त्यौहार होने की वजह से ये परीक्षा 24 अप्रैल को आगे बढ़ा दी गई है। ये पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पटवारी की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया हो। इससे पहले जब विज्ञापन जारी किया गया था तब 10 अप्रैल को यह परीक्षा ली जानी थी, मगर रामनवमी की वजह से तारीख 17 अप्रैल कर दी गई और अब एक बार फिर से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अफसरों ने इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में पटवारी परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं। 50,000 से अधिक कैंडिडेट के इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। 301 पदों के लिए यह परीक्षा ली जानी है। राजस्व विभाग से मिले प्रस्ताव पर यह परीक्षा होनी है, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद त्योहारों की वजह से तीसरी तारीख दे दी गई। रायपुर में शनिवार को एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित इस कॉन्क्लेव में प्रदेश से निर्यात की संभावना और सुविधा पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन, वनोपज और खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसके प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर निर्यात की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य का कुल निर्यात 2 गुना हो गया है। रायपुर के होटल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा ने कहा, छत्तीसगढ़ से उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए नई औद्योग नीति 2019 से 24 लागू की गई है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इकाई और वनोपज को भी उद्योग से जोड़ने के लिए बेहतर कार्य योजना की शुरुआत हुई, जिसका सुखद परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है। देश के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान पिछले 2 वर्षों में 2 गुना हुआ। इसे और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार से ही निवेदन करूंगा कि हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले को बहुत परेशानी होता है, या ऑफिस होगा, भारत सरकार का ऑफिस होगा तो हमारा नौजवान लोग को, हमारा उद्योगपति लोग को, हमारा कर्मचारी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए भारत सरकार से मैं उस समय भी निवेदन किया हूं, आज भी मीडिया के माध्यम से निवेदन। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का एक पर्पज़ ये है कि जो छत्तीसगढ़ का एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको हम किस तरह इस विकास दर को बरकरार रखें और साथ ही साथ जो नए उद्यमी हैं उनको हम किस तरह निर्यात क्षेत्र में लाएं। कि इस बार बजट में 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की बात हुई है और ये टर्मिनल जो हैं मेरे को लगता है अगले 3 से 5 साल बनेंगे और कुछ टर्मिनल जरूर छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि कोविड काल में शराब पर जो सेस लगाए गए थे उससे करीब 450 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने इन पैसों को दूसरी योजनाओं में लगाया है, ये अपराध है। सरकार को कोविड से बीमार और मरने वालों की चिंता नहीं है, चिंता है तो सिर्फ ठेका टेंडर कर पैसा कमाने वालों की। पूर्व मंत्री ने कहा कि इस मामले को हमने हाईकोर्ट में लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, जहां से मिले वहां से अवैध तरीके से पैसा कमाना। इनके काम करने की कोई नीति नहीं, केवल विरोध करने वालों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की जाती है। जगदलपुर नगर निगम की कांग्रेसी पार्षद कोमल सेना के भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज उठाई थी उन्हें जेल में डाल दिया गया, जबकि महीने भर से अपराधी अस्पताल में हैं। किसी न किसी तरीके से सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है। हम लगातार इस बात को उठा रहे थे कि शराब के ऊपर में और सरकार ने सेस लगाया कोविड के लिए, जो 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा हुआ उसको कोविड में खर्च करने की बजाय दूसरी योजनाओं में खर्च किया गया। ये अपराध है। जो सेस लगाया जाता है वो पर्टिकुलर किसी काम के लिए लगाया जाता है, परंतु ये सरकार को कोविड से मरने वालों की, कोविड से बीमार होने वालों के इलाज की चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो ठेका टेंडर करके पैसा खाने की चिंता है, और इसके विरोध में हमने हाईकोर्ट में केस लगाया है और हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी की है।
कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि सरकार चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर चलाने का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि नेमावर के दुष्कर्मियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 साल के कार्यकाल को बीजेपी उपलब्धि के रूप में बता रही है। वहीं इस पर कांग्रेस ने कहा कि शिवराज सिंह ने 2 साल में सरकार तो बचा ली, लेकिन खो खो का खेल चालू हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही सवाल पूछा कि नेमावर के दुष्कर्मियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। बुलडोजर मामा से संज्ञान में लाकर उनको विभूषित किया जा रहा है। बुलडोजर मामा सरकार पर बुलडोजर चलेगा 2023 में और जनता चलाएगी, और इसलिए चलाएगी कि 2 साल में आपकी उपलब्धियों में शिवराज जी जैसे सज्जन वर्मा जी ने कहा सरकार को बचाना सबसे बड़ी उपलब्धि और शिवराज मुख्यमंत्री बने रहना ये उससे बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने सिर्फ तांडव किया और मध्य प्रदेश की आम जनता को छला। आप देखो कि बुलडोजर मामा ने अपनी बातें तो कही, पर बुलडोजर चलाते किससे सीखे? 15 साल बुलडोजर याद नहीं आया। 15 महीने कमलनाथ रहे, उनसे ही बुलडोजर चलाते सीखे। नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। किस पे? छोटे छोटे माफियाओं पर। सरकारी माफियाओं का क्या होगा? फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।